चलिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दैट इज मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आई थिंक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है। वैसे तो सारे टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजी हैं, लेकिन ये चैप्टर मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसके बारे में हमने अपनी स्कूलिंग लाइफ में भी पढ़ा है, और इसका नाम है पॉवर्टी। दरअसल जो यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी जो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ये पूरा यूनिट एक अलग कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन है। एक अलग कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन है। अलग कंसेप्ट मतलब पहला जो यूनिट था जिसमें हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी के सिचुएशन के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग ने पढ़ा था क्या क्या सर, आजादी से पहले परिस्थिति क्या थी, आजादी के बाद की परिस्थिति क्या थी, 1991 के बाद की परिस्थिति क्या थी, ये सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन अब जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो थीम है, ये थीम है क्या, करेंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी के करेंट सिचुएशन में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि एक इकोनॉमी फेस कर रहा है। अब देखे जाए तो आप गिन सकते हैं, उंगलियों में गिन सकते हैं सर इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस क्या है। सर पहला तो पॉवर्टी, ये हमारा एक चैलेंज है, शुरू से बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है पॉवर्टी। दूसरा सर एम्प्लॉयमेंट, ये एक चैलेंज है सर। इसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। रूरल एरिया का डेवलपमेंट स्टिल ये एक चैलेंज है, अभी तक भी हमने पूरी तरीके से इसको हासिल नहीं किया है, रूरल को डेवलपमेंट नहीं किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन स्टिल इट्स ए चैलेंज फॉर द करंट कंट्री, जो कि करंटली अभी हम लोग जो चाहते हैं कि भाई फ्यूचर के लिए भी हम कुछ बचा के रखें अपने रिसोर्सेज को। एंड उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सब जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर जो भी यूनिट नंबर 2 के अंदर में आ रही है, ये सभी चीजें एक ही थीम पे बेस्ड ऑन है, जिसका नाम है क्या, करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इकोनॉमी। इंडिया का सिचुएशन जो है करेंटली कौन कौन सी चीजों को वो फेस कर रहा है। इज इट क्लियर बेटा? तो अब कंसेप्ट जो हमारा दिमाग में यही रखना है सर, पॉवर्टी या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या रूरल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये या इन्फ्लेशन, दीज आर द थिंग्स दैट द कंट्री इज करेंटली फेसिंग एज ए चैलेंज। सो दैट इज व्हाई ये एक अलग थीम के साथ ये चैप्टर को बनाया गया है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा पॉवर्टी, और पॉवर्टी नाम का जो चैप्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया सबसे आसान चैप्टरों में है, और इसको ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज की क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बन सकती है। चलिए, तो एमसीक्यूज में सबसे पहला पोर्शन आपको ये पूछ सकता है, जैसा कि अगर अपन देखें तो कंट्री में आपको पूछ सकेगा इंडिया का जो मतलब पुअर कंट्रीज की जो लिस्ट होती है, उसमें इंडिया का नंबर कितना नंबर है, ये पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज की क्वेश्चन स्टार्ट होती है। बिकॉज ये तो नहीं पूछेगा ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ये तो डिस्क्रिप्टिव आंसर हो गया। लेकिन एमसीक्यूज में क्या पूछेगा सर, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पूछेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज में चलेंगे, पूरा चैप्टर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको हाईलाइट कर करके साइमल्टेनियसली सारी चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे कि पॉवर्टी का सबसे पहला मीनिंग होता है क्या, ये समझ लीजिए। पॉवर्टी बेटा एक सिचुएशन है, पहली बार दिमाग में घुसा लो, पॉवर्टी क्या है, एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में कि एक आदमी, एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है। पॉवर्टी का मतलब पुअर मत सोचिए, पहले दिमाग में ये रखिए, पॉवर्टी एक सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में असमर्थ हो जाता है, या अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता। ये बात समझ में आया? और जो वो बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो वो सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उस पर्सन को अपन बोलते हैं पुअर। दो वर्ड बोला, एक मैंने बोला पॉवर्टी और दूसरा मैंने बोला पुअर। पॉवर्टी क्या बोला मैंने सर, पॉवर्टी एक सिचुएशन है जिसमें कि एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, और वो जो बंदा जिसके बारे में बात कर रहा हूं या जिसके ऊपर में वो सिचुएशन आ रखा है, उस बंदे को या उस इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे क्या, पुअर। क्लियर है बेटा? ये टॉपिक समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आया, सबसे पहला सबसे आसान बात, बस ये वही बात बोल रहा है। पॉवर्टी रेफर्स टू ए स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू फुलफिल या अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। अच्छा, बेसिक नीड्स क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर,
रोटी कपड़ा मकान। नॉर्मल तौर में हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था सर, बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा मकान के अलावा दो चीजें और एड ऑन हो चुकी है समय के साथ। एक होता है सर एजुकेशन और दूसरा होता है हेल्थ। तो अगर एक इंसान की बेसिक नीड्स की बात करें तो सर फूड भी आएगा, क्लॉथिंग भी आएगा, शेल्टर भी आएगा। ये तो हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन उसके साथ दो नई चीजें और क्या है सर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। ये दोनों भी एक इंसान की आज के समय की बेसिक नीड्स है। इसीलिए देखो लिखा है बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है सर, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो ये एमसीक्यूज के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है सर, इनमें से दिए गए कौन कौन सी चीजें हमारी बेसिक नीड्स में आती है। चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस दे दिया होगा, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव बोला होगा, या चार ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपके लिस्ट में नहीं आते हैं। अब वो ऐसे ऑप्शंस में आपको दे करके पूछेगा कौन सा इसमें का बेसिक नीड्स नहीं है। तो ये भी चीज आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा क्या है सर, अब इसके सामने एक नीचे मैंने लिखा है सर, रेड कलर में मार्क भी किया है, देखिए उसको लिखा है poverty as a typically characteristic that it breeds itself and multiply itself with its profession notes commented। ये एक पर्सन है जिन्होंने अपने तरफ से डेफिनेशन दिया है पॉवर्टी के ऊपर में। क्या बोला है, ए कंट्री इज पुअर सिंपली बिकॉज इट इज पुअर। मतलब कंट्री पुअर क्यों है, बिकॉज कंट्री के अंदर में पॉवर्टी का सिचुएशन है। बहुत ही सिंपल, इसका कोई खास कंसेप्ट नहीं है, ये उनके द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, बस जानकारी के लिए दिमाग में रखना है। इसके अलावा वो क्यों ऐसे बोले, कैसे ऐसे बोले, उतना दिमाग में सोचने का नहीं है, बिकॉज ये डेस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का नहीं है, यहाँ पर हमको सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड फोकस करना है। और इसके अलावा मैंने आपको एक देखिए करंट जानकारी के लिए लिखा है, अमॉन्ग्स 300 मिलियन पीपुल एट प्रेजेंट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपुल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। ये देखो, ये तो बात अब जानकारी याद रखनी है, 300 मिलियन पीपुल आज के समय में ऐसे हैं जहां पर कि वो अभी भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1/5 ऑफ वर्ल्ड पुअर रिसाइड्स इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 20% ऑफ द वर्ल्ड के जो पुअर हैं, मतलब टोटल वर्ल्ड के जितने भी पुअर हैं अलग अलग कंट्रीज में, सबको मिला करके उसका 1/5 मतलब कितना हो गया बेटा, 20%। 20% लोग पुअर कहां पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। यानी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो पुअर की संख्या ऑल ओवर वर्ल्ड के बेसिस पे ज्यादा है। हालांकि और भी है, लेकिन 1/5 आपको याद रखना है, 20% या 1/5 की हिसाब से याद रखना है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? एक बार कंफर्म कर दिए, जितना ऊपर की बात बताई ये बात समझ में आया या नहीं, ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए, क्या बोला मैं, क्या बोला, पॉवर्टी एक सिचुएशन है जिसमें कि एक आम आदमी अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, और जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने वो पॉवर्टी की सिचुएशन झेली है, उसको पुअर बोला जाता है। और पुअर जो है, यानी जो पुअर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सर, वो पुअर इंसान दो प्रकार के हैं। ये जो पुअर की अपन बात कर रहे हैं, पुअर क्या है सर, एक पर्सन है। देखो, पॉवर्टी एक सिचुएशन है, पुअर एक पर्सन है। क्या बोला, समझ में आया? पॉवर्टी एक सिचुएशन है, पुअर एक पर्सन है। तो डोंट इवन ट्राई टू राइट द आंसर लाइक पॉवर्टी इज ए पर्सन, वही रॉन्ग हो गया बेटा, वही रॉन्ग हो गया। पॉवर्टी इज नॉट ए पर्सन, पॉवर्टी इज ए सिचुएशन। यस बेटा, पुअर इज ए पर्सन, पुअर ए पर्सन है जिसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। समझ में आ गया क्या बोला मैं? अच्छा, तो ये पुअर बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये पुअर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सर। एक देखो बहुत ही आसान है, रूरल पुअर। रूरल पुअर का मतलब क्या होता है बेटा, अरे रूरल एरियाज में रहने वाले पुअर को बोला जाता है रूरल पुअर। कोई खास बात नहीं है, रूरल एरियाज, गांव एरियाज, विलेज एरियाज में रहने वाले पुअर इंसान को अपन बोलते हैं रूरल पुअर। और जो लोग शहर में रहते हैं और फिर भी पुअर हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा क्या, अर्बन पुअर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्बन पुअर। मतलब देखा जाए तो कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, मतलब यहाँ पर सर जगह के बेसिस पे पुअर को डिवाइड किया गया। रूरल एरियाज में रहने वाले पुअर को रूरल पुअर बोला जाता है, अर्बन एरियाज में रहने वाले पुअर को क्या बोला जाता है, अर्बन पुअर बोला जाता है।
अच्छा, एक छोटी सी बस डिफरेंस है, एक छोटी सी डिफरेंस क्या है सर? सर अर्बन एरियाज में रहने वाले जो पुअर्स होते हैं उनकी स्टेटस रूरल एरियाज में रहने वाले पुअर से थोड़ी अच्छी होती है, बस इतना ही फर्क है। अर्बन एरियाज में रहने वाले जो पुअर्स हैं वो भी पुअर हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में रहने वाले पुअर से थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन होता है, थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन होता है, मतलब रूरल से थोड़ा बेहतर होते हैं, लेकिन स्टिल पुअर ही है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी बन गए, पुअर ही है, लेकिन 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 थोड़ा सा अलग या बेटर सिचुएशन होता है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा। अब वो कैसे आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर मैंने नोट्स में बना के रखा। क्या बोला है सर? देखिए, रूरल पुअर क्या बोलता है सर? रूरल पुअर कौन है सर? रूरल पुअर जो है जिनके पास में जमीन ना हो, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, जिनकी खुद की जमीन नहीं है लेकिन दूसरों के अंडर में काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर। लैंडलेस मतलब खुद की जमीन नहीं है, समझ में आया? दूसरी बात, कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, जो लोगों की खुद की जमीन है भी वो बहुत ही कम है, यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, बहुत ही कम जमीन उनके पास में है। तीसरा क्या सर? लैंडलेस लेबरर हु आर एंगेज इन वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब मतलब सर गांव में और भी कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल जॉब की तरफ होता है। जैसे कि किसी का घर बन रहा है, सर कुली मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं, ईटा बालू पत्थर उठा के लेके आ रहे हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब है। किसी का घर में छत लगा डालना है तो एल्वेस्टर लगाना है या खपरा लगाना है तो सर उसमें उसमें वो काम कर रहे हैं। तो वो सब नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स है। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में इन्वॉल्व रहने वाले लोग भी ज्यादातर केस में जिनकी खुद की जमीन नहीं है, लैंडलेस है, ऐसे लोगों को भी हम लोग रूरल पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा, टेनेंट, कल्टीवेटर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग। टेनेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, भाड़ेदार। किसी दूसरे के जमीन में आप भाड़ा में काम कर रहे हो, किसी के दूसरे के जमीन में आप भाड़ा में काम कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को भी अपन क्या बोलते हैं बेटा? रूरल पुअर बोलते हैं। तो ये एक 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 आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि सर रूरल पुअर को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इन तरीकों में हम लोग रूरल पुअर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली बात वही है, पुअर बोले मतलब अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो भैया चेहरा देख करके तो हम नहीं बता सकते ना कि भैया ये आदमी पुअर है कि नहीं है बोलकर। ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वेदर ही और शी विल एबल टू फुलफिल एटलीस्ट हिज और हर बेसिक नीड्स, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने में रूरल पुअर का रखा गया बेटा, इससे आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि ये वो आइडेंटिफिकेटर, आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। इनको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ सर ये लोग जो है एग्रीकल्चर पुअर, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में रिलेटेड होते हुए भी रूरल पुअर कैटेगरी में गिने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, दूसरा है अर्बन पुअर। अर्बन पुअर किसको बोलते हैं सर? अर्बन पुअर वो है जो कि रूरल एरियाज में पहले पुअर थे, अब माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जॉब की सर्च में या अर्निंग के सर्च में आकर के बस गए। क्या बोला, समझ में आया? सर ओरिजिन पुअर की रूरल एरियाज से हुई थी, लेकिन जॉब की तलाश में, पैसे की तलाश में, अर्निंग की तलाश में वो लोग रूरल एरिया से माइग्रेट कर करके कहां आ गए हैं सर? अर्बन एरियाज में आ गए, और अर्बन एरियाज में आकर के बस गए, लेकिन स्टिल दे आर पुअर। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों को अपन बोलते हैं अर्बन पुअर। क्या बोला जाता है? अर्बन पुअर। देखो यहाँ पर लिखा है, largely the overflow of rural people who had migrated the urban areas in search of alternative employments and livelihood। गांव में मान लो उनको कमाई का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, गांव में उनको अर्निंग की कोई सोर्स नहीं मिल रही थी, इसी वजह से अर्निंग के सर्च में, मनी के सर्च में, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में वो लोग एक जगह से दूसरा जगह माइग्रेट करके आ गए हैं और खासकर अर्बन एरियाज में बसे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो है अर्बन पुअर कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सर अर्बन एरियाज में और कौन कौन है जो अर्बन पुअर में आते हैं सर? लेबरर हु डू ए वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब। जितने सर कैजुअल जॉब मतलब कोई सा भी जो डे टू डे वर्क होता है, कैजुअल जॉब्स होता है, वैसे जॉब्स को करते हैं। इसके अलावा द सेल्फ एम्प्लॉयड हु सेल ए वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड्स एंड एंगेज ऑन वेरियस एक्टिविटीज। ये जो सर पे लेकर के घूमते रहते हैं, पेडलर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, जो कि हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 5 रुपया, ऐसे वाले कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, या साइकिल में सामान लोड करके लेके जाते रहते हैं, दे आर ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ पुअर। लेकिन दे आर मतलब उनकी अगर स्टैंडर्ड आप देखेंगे एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज में, तो सर वो थोड़े बेहतर होती है। सर आप देखेंगे उनकी स्टैंडर्ड इतनी भी खराब नहीं होती है कि वो पूरा बोल जाए कि वो पुअर है, पुअर कैटेगरी में, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड थोड़ी अच्छी होती है। तो पेडलर हो गया, हॉकर हो गया, या आपके जो छोटे छोटे
मतलब जो दुकानें खोल के बैठते हैं, छोटे छोटे सब्जी भाजी जो मंडी में बेचने वाले, ऐसे लोग को भी अपन क्या करते हैं, इस कैटेगरी में, अर्बन पुअर की कैटेगरी में अपन काउंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? अच्छा, ये बात समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। ध्यान से सुनिएगा, अब एक बार ध्यान सुनिएगा सर। आप बोलेंगे सर पॉवर्टी में हमने ये तो समझ लिया सर, सिचुएशन है पुअर, हमने ये सब पुअर है, लेकिन सर एक इंसान को पुअर कहने के लिए कैसे जज किया जाए? मतलब वो कैसे हम लोग समझ पाए कि सर वो एक्चुअल में अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा है या नहीं? खाली बोल देने से तो नहीं होगा ना सर। एक आदमी भी अपने आप को जानबूझ करके भी पुअर दिखाएगा ताकि उसको सरकार को टैक्स वेट देना ना पड़े, है ना? हाँ कि नहीं? तो सर ऐसा कोई मेजरमेंट है जिससे कि सच में आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो बंदा एक्चुअल में पुअर है या नहीं? तो बोलेंगे हाँ है। एक ऐसा मेजरमेंट बनाया गया है, और वो मेजरमेंट क्या बनाया गया है सर? उसका नाम दिया गया है सर पॉवर्टी लाइन। क्या बनाया गया? पॉवर्टी लाइन। दरअसल उन्होंने क्या किया, ये अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है एक जगह पर रहने वाले, इसमें पता करेंगे कितने लोग पुअर हैं और कितने लोग पुअर नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया सर, एक स्टैंडर्ड लाइन बना दिया। एक स्टैंडर्ड लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ, एक स्टैंडर्ड लाइन मान लिया, और बोला गया कि स्टैंडर्ड लाइन का एक अमाउंट, यहाँ पर एक रुपीज का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। वो रुपीज कितना होगा मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इसमें समझिए एक लाइन जो बनाया गया है वो एक स्टैंडर्ड लाइन है रुपीज का। रुपीज का लाइन मतलब एक अमाउंट दे दिया जाएगा रुपीज का, बोला जाएगा जो कम से कम इतना अर्निंग कर रहा है या उस अर्निंग से ज्यादा अर्निंग कर रहा है, तो उस अर्निंग से ज्यादा अर्निंग करने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लकीर में दिए गए अमाउंट से ज्यादा अर्निंग करने वाले आदमी को क्या बोलेंगे? नॉन पुअर। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन पुअर। और उस लकीर से नीचे रहने वाले आदमी को बोलेंगे क्या? पुअर। अब सर एग्जैक्टली एक बात बताता हूं, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मान लीजिए मंथली, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए एक इंसान को अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए महीने में कम से कम मान लीजिए 1000 रुपीज की जरूरत है। एक इंसान की बात कर रहा हूँ बेटा, फैमिली की नहीं, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान को अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए महीने का कितना रुपया चाहिए? मान लीजिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 1000। तो मान लीजिए मैंने स्टैंडर्ड में 1000 रुपीज मान लिया। अब अगर किसी इंसान का इनकम या अर्निंग इस 1000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन पुअर बोलेंगे। मतलब वो पुअर तो नहीं है, सिंपल सी बात है, वो पुअर नहीं है। लेकिन अगर वही 1000 पर मंथ से नीचे अगर कोई अर्निंग कर रहा है, कम अर्निंग कर रहा है महीने का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पुअर। तो ये 1000 जो रुपीज है जिसको अपन ने स्टैंडर्ड बोला, ये कौन डिसाइड करता है सर? ये इसका अमाउंट डिसाइड करता है गवर्नमेंट, बाय लुकिंग इनटू द सिचुएशन कि अभी की करंट स्टैंडर्ड की अमाउंट क्या होगी। मतलब इन्फ्लेशन को देखते हुए, सामान के दाम को देखते हुए बेसिक नीड्स की एक अमाउंट क्या होगी, उसका एक अंदाजा निकाला जाता है, और वही अंदाजे अमाउंट से जिनकी अर्निंग ज्यादा होती है उनको नॉन पुअर बोला जाता है, और जिनकी अर्निंग उस अमाउंट से कम होती उनको अपन पुअर बोलते हैं। तो ये जो एक स्टैंडर्ड की लकीर बनाई गई, यही स्टैंडर्ड ऑफ लकीर को बोला जाता है बेटा पॉवर्टी लाइन। क्या बोला जाता है? पॉवर्टी लाइन। ये इमेजिनरी कंसेप्चुअल लाइन है जो कि एक टोटल पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पुअर और एक नॉन पुअर। क्या बोला, समझ में आया? टोटल पॉपुलेशन को ये दो हिस्सों में बांट देता है। कौन? पॉवर्टी लाइन, माने डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। जो लोग स्टैंडर्ड लाइन से ऊपर में है वो लोग नॉन पुअर हैं, और जो स्टैंडर्ड लाइन से नीचे में है उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पुअर। अब इसको देखिए, ये जो पुअर है ना, इन्हीं को ये बेटा तो अपन बोलते हैं, याद कीजिए, बीपीएल बोलते हैं, सुने वर्ड? बीपीएल। यस सर, बिलो पॉवर्टी। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब अब समझ में आ गया आप लोगों को कि उस लकीर जिसको अपन स्टैंडर्ड माने उसके नीचे है, इसीलिए बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जा रहा है। और जो लोग लकीर के ऊपर में है उनको अपन बोलते हैं एपीएल। क्या बोला जाता है? एपीएल। एपीएल का मतलब होता है अबोव पॉवर्टी लाइन।
इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? देखिए ये सब चीजें आपने अपनी रियल लाइफ में सुनी है, जाने हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट ऐसे जुड़ा हुआ है बोल करके शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज वो चीजें आपको क्लियर हो जा रही होगी यहाँ पर कि सर पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं। सर पॉवर्टी लाइन एक ऐसा इमेजिनरी कंसेप्चुअल लाइन है जो कि टोटल पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक पुअर और एक नॉन पुअर। और ये इसमें से जो पुअर होते हैं सर उनको खासकर बीपीएल कैटेगरी में रखा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं जिनको, और जो लोग नॉन पुअर होते हैं सर उनको एबोव पॉवर्टी लाइन में बोला जाता है। अच्छा, अभी काफी लोगों को ऐसा सुनने मतलब समझ में आता होगा, सर जो लोग सर पॉवर्टी लाइन के ऊपर में तो क्या वो लोग रिच है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं। एबोव पॉवर्टी लाइन की मतलब जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है लेकिन इतना भी हो सकता है इनकम ना हो तो उनको रिच बोला जा सकता है। उसकी भी डिवीजन हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उसको समझ में आना है, और वो चीज समझ में आया है नहीं, पॉवर्टी लाइन किसको बोलते हैं समझ में आया है नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये भी समझ लीजिए सर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सर ये जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट आपने बताया अभी हमें, इसको कौन सबसे पहले डिस्कस किया था हमारे इंडिया में? ये नाम याद रखना पड़ेगा, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से चल रहा है बेटा, और ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी इज द पर्सन जिन्होंने की फॉर द फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट हमारे इंडिया में लाया था। बेटा ये बहुत ही बड़े एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही बड़े एक मतलब एक इकोनॉमिक प्लानर थे जिनके द्वारा ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट लाया गया था। और उनके उस पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को जब उन्होंने मतलब बनाया, इंट्रोड्यूस किया, तो उसका नाम उन्होंने दिया सर जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अपने नाम के हिसाब से उन्होंने रखा, मैंने अपने हिसाब से। ये बस याद रखिएगा कि दादा भाई नारोजी ने जो मतलब पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट इजाद किया था, बनाया था, वो उसका कंसेप्ट क्या था? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। दरअसल क्या वो एक जेल में स्टडी किए थे, उस जेल के स्टडी के बेसिस पे उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया था पॉवर्टी लाइन का, इसीलिए उनका जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोला गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जिसको बारे में आपको समझ लेना है, जैसे कि कुछ छोटी छोटी बातें जैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको पूछ ले। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब जैसे कि ये तो दादा भाई नारोजी ने क्या किया था सर, आजादी से पहले से ये चीजें बताई थी। सर आजादी के बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में क्या हुआ? देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू वर्क आउट ऑन द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। कंट्री में एग्जैक्टली कितने लोग पुअर हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए आजादी के बाद भी काफी बार स्टडीज किए गए हैं, काफी बार कुछ नए नए मैकेनिज्म, सिस्टम, ये तरीके फाइंड आउट किए गए हैं जिससे कि कंट्री की जो पॉवर्टी की सिचुएशन, ये पुअर पर्सन की नंबर एग्जैक्टली फाइंड आउट किया जा सके। तो जो स्टडी किया गया है वो कौन कौन से ईयर में और किस किस नाम में किया गया वो भी आपको यहाँ सामने में लिखा दिया गया है सर। हो सकता है आपकी बुक पे ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। इन 1962 एक स्टडी किया गया था जिसमें प्लानिंग कमीशन फॉर्म ए स्टडी ग्रुप। 1962 में पहला एक स्टडी किया गया। दूसरा सर 1979 में एक किया गया, एक बॉडी बनाई गई जो कि इस चीज को स्टडी करेगा, जिसका नाम है टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। ये उस कमिटी का नाम था जिसको इस स्टडी के लिए अपॉइंट किया गया। एंड फाइनली 89 और 2005 में भी एक्सपर्ट ग्रुप नाम का एक कमिटी बनाई गई जिसका काम यही था कंट्री की पॉवर्टी की सिचुएशन को मेजर करना। ठीक है, ये ईयर्स को बस खाली आपको नोट डाउन करके रखना है और याद रखना। अब जो बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है यहां से तो एक एमसीक्यू जरूर बनेगा। क्या है? पॉवर्टी को मेजर करने का दो तरीका। पॉवर्टी को मेजर करने का दो तरीका। टू मेजर द पॉवर्टी वी आर हैविंग टू इंपॉर्टेंट सिस्टम और मेथड। एक का नाम होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरे का नाम होता है बेटा रिलेटिव पॉवर्टी। ये दो ऐसे मेथड हैं, ये दो ऐसे टेक्निक है जिनसे कि हम लोग पॉवर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको दिमाग में घुसा देना चाहता हूं सर, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट। जब कभी भी कहीं पर एब्सोल्यूट नाम का वर्ड लग गया समझ लीजिए मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर। ठीक है,
और जहां पर रिलेटिव, रिलेटिव नाम का वर्ड आ गया, रिलेटिव, तो दिमाग में हमेशा याद रखना रिलेटिव नाम का वर्ड उसी जगह पे आता है जहां पर कहीं कुछ कंपैरिजन होता है। याद रखने के लिए बहुत ही आसान चीज बता दिया मैंने बेटा, जहां कहीं भी रिलेटिव नाम का वर्ड लग गया है आप समझ लीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ये बात दिमाग में घुसा लो। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। अब ये दो वर्ड अगर आपके दिमाग में घुस गया तो फिर समझ लीजिए आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है। बस मैं एक जैसे ही मीनिंग पढ़ के आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे अरे हाँ यार इसका मतलब तो यही होता था। क्या बोला, समझ में आया? ये दो चीजें दिमाग में घुसा लो सर, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। दिमाग में घुसा लो, दिमाग में घुसा लो। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोला, समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, मैं मीनिंग को एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दोनों तरीके से बना के ले आया है। अब यहाँ पर आपके सामने में एक डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि मीनिंग भी समझ में आ जाए और डिफरेंस भी समझ में आ जाए। पहली बात तो ये सर कि एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं? सर एब्सोल्यूट बोलते हैं जहां पर कि ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली कितने लोग, एग्जैक्टली कितने नंबर के पर्सन पॉवर्टी लाइन के नीचे में है। जब भी मैं ये मेजरमेंट करने की कोशिश करता हूं टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मैंने एग्जैक्टली कितने लोग ऐसे हैं देश में जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे कैटेगरी में आते हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जब ये स्टडी करता हूं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मैंने बोला था ना एग्जैक्ट नंबर की बात किया था, देखो एग्जैक्ट नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं कंट्री का पॉवर्टी का सिचुएशन किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, किसी एक प्लेस का दूसरे प्लेस से, या किसी एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ कंपेयर करके स्टडी करता हूं, क्या बोला, कंपेयर, एक पर्सन दूसरा पर्सन, दोनों के बीच में पॉवर्टी की कंपैरिजन हो रही है, कौन कितना ज्यादा पुअर है, या दो अलग रीजन है, दो अलग प्लेस हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा एरिया ज्यादा पुअर है। दो नेशन है, दोनों नेशन में कंपेयर हो रहा, मान लीजिए कौन सा नेशन ज्यादा पुअर है। तो ऐसे कंपैरिजन जब स्टडी होती है दो लोग, दो जगह या दो नेशंस के बीच में, तो उस प्रकार की पॉवर्टी की स्टडी को बोला जाता है बेटा क्या, रिलेटिव पॉवर्टी। इज इट क्लियर और नॉट? दिमाग में ये बात घुसा या नहीं? यस सर। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया क्या बोला मैं बेटा? आप इसके बाद का थ्योरी आपको पढ़ना है, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने दो चीजें दिमाग में घुसानी थी। क्या, एग्जैक्ट नंबर का एस्टिमेशन को बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दो लोगों के बीच में, दो जगहों के बीच में या दो नेशंस के बीच में पॉवर्टी का कंपैरिजन अगर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आया क्या बोला मैं? समझ में आएगा? एक चीज और भी याद रखिएगा सर, इन इंडिया में देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। हाँ सिंपल सी बात है सर, पहले एक मेजरमेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट का मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट के जो नीचे में लोग का इनकम आ रहा है सर उनको बीपीएल बोल करके एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोल देंगे सर, है ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन क्या पता चल जाएगी। इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे मेजर की जाती है सर, पॉवर्टी लाइन से मेजर की जाती है, ठीक है। और दूसरा, इन इंडिया रिलेटिव पॉवर्टी को भी हम लोग मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। बेटा लॉरेंस कर्व आपको याद होगा पिछले साल मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स में, लॉरेंस कर्व, अगर आपको याद होगा तो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भाई और पढ़ने का टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा लॉरेंस कर्व क्या होता है। बस इतना याद रखना सर, लॉरेंस कर्व ये गिनी कोएफिशिएंट ये एक ऐसे मेजरमेंट है स्टैटिस्टिक का जो कि कंपैरिजन के केस में इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल्स है। जब भी दो चीजों को अपन कंपेयर करते हैं तो ये दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए या कंपैरिजन को स्टडी करने के लिए, इसलिए नाम बस याद रखना है, इसके ऊपर में उतना जानकारी रखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ और भी बातें सर डिटेल में लिखी गई है, मैंने उसको और उतना डिटेल में बताने का नहीं है। मेरा मेन कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसाना था, घुसा देंगे। एक एक बार बस दिमाग में उसको एक एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। जैसा भी डायरेक्ट मैं एग्जांपल में आ जाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ, इन इंडिया अराउंड 22% ऑफ द पीपुल
लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये 2011 सेंसस के मुताबिक अगर बोलें तो 22% लोग इंडिया में क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब ये एब्सोल्यूट नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा इफ ए हैज लोअर इनकम देन बी, मतलब यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ए और बी नाम के दो पर्सन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और बोला ये जा रहा है कि ए का इनकम बी से कम है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वी कैन से दैट ए इज रिलेटिवली पुअर देन बी। सिंपल सी बात है, जिसका इनकम कम होगा वो ज्यादा पुअर होगा, लेकिन किसके मुकाबले पुअर है सर, वो बी के मुकाबले पुअर है, बाकी लोगों के मुकाबले पुअर नहीं है। कंपैरिजन जब होती है तो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में कंपैरिजन होती है जो लोगों के बीच में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और हम लोग कोई रिलेटिवली पुअर या रिलेटिवली नॉन पुअर जब बोलते हैं तो सर वो दोनों के बीच में ही डिस्कशन की जाती है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया? पुअर नॉन पुअर का कंसेप्ट समझ में आ गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो आज की जो हमारी क्लास थी बेटा, ये इंट्रोडक्शन विद सम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी थी, जो कि हमने डिस्कशन कर ली। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने सिलेबस के बेसिस पे, एंड आई होप